हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस। और आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ इस चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे अलग अलग इसी से रिलेटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे आज के हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे जूल्स हीटिंग के नाम से भी कहा जाता है। क्या वजह होती है हीट के किसी कंडक्टर में डिसिपेट होने की, क्यों हीट जनरेट होती है किसी कंडक्टर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है जूल्स हीटिंग होती है, उनके ऊपर जूल्स हीटिंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या, और फिर उसके बाद एक डेरिवेशन करेंगे कि जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो जो है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उस में क्या रिलेशंस हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या रिलेशंस हैं, करंट में, वोल्टेज में, इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितने कितने जो है आपस में रिलेशंस हैं, वो हम जो है यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास में लगा बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हों वीडियोज़ की आप लोगों के पास फ़ौरन पहुँच जाए। यहाँ पर जो है मैं अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग क्लासेस के लाता रहता हूँ, ताकि जो है हम लोग एक तरीके से एक नॉलेज का जो ये पूरा एक समुंदर है इसमें जो है गोते खाते रहें। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग मेरी मेहनतों को कामयाब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए फिर इसे स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। तो आज का हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा रहेगा हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है बेसिकली हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे जूल्स हीटिंग के नाम से भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे अपने यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा यहाँ पे, या आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन जो कपड़ों को प्रेस करने के काम में आती है, ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। और ये जो है हमारा, आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक इमर्जन रॉड है जो पानी को गर्म करने के काम में आता है। तो अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, नोटिस करी होगी कि जो हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिन लोगों के घर में मतलब गीज़र वगैरह ख़राब हो जाता है, तो बहुत काम में आता है ये पानी गर्म करने के इमर्जन रॉड। तो ये भी जो है हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये भी हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, दूसरी भी डिवाइसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गीज़र है, इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड हैं। तो है क्या ये हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जैसा आपने देखा होगा, कपड़े जो प्रेस करने के काम में ये आयरन आती है, इसका जो ये सरफेस होता है ये गर्म हो जाता है। गर्म किस वजह से होता है? गर्म होता है हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है कि जब किसी भी इक्विपमेंट के अंदर, कंडक्टर के अंदर, जो कंडक्टर होना चाहिए मेन, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत देर तक पास हो, बहुत देर तक जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट चलता रहे, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो कंडक्टर हॉट हो जाता है। तो इसी फिनोमेना को हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हीट जनरेट हो जाती है जब करंट बहुत देर तक किसी भी कंडक्टर में पास होता रहता है। अब आपने ये चीज़ देखी होगी, जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करते हो, तो इलेक्ट्रिक आयरन में जब बिजली आती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो क्या होता है, लगभग 3 से 4 मिनट बाद जो है ये गर्म हो जाता है। सेम अप्लाइज टू इमर्जन रॉड एज वेल, सेम अप्लाइज टू इलेक्ट्रिक टोस्टर एज वेल। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन, इमर्जन रॉड, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सब हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस करती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द कंडक्टर बिकम्स हॉट एंड द हीट इज जनरेटेड इनसाइड इट। दिस फिनोमेना इज नोन एज द हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिवाइसेस बहुत सारी हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हैं, उनके एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को हीटिंग अफेक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट का। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और इसका रीज़न देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट अगर देर तक पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो किस वजह से इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट जनरेट हो रही है उसके अंदर। इस चीज़ को जो है हम देख लेते हैं। तो कोई भी कंडक्टर है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो यहाँ पर मैं एक कंडक्टर लेता हूँ। इस कंडक्टर पे
मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा। अब क्या होगा, यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। अब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है, मतलब लोअर पोटेंशियल से जो है ये हायर पोटेंशियल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन यहाँ से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या होता है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। अब आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो भी आपका जो कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब चल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्हें रास्ते में रेजिस्टेंस मिलेगा, इनको रास्ते में रेजिस्टेंस मिलेगा। अब उस रेजिस्टेंस को ये ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ये वही बात हो गई जैसे आप बाइक पर जा रहे हो तो रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक होता है, रुकावटें आती हैं, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे जो है रुकावटें होती हैं रास्ते में। तो आप उन रुकावटों को क्या करते हो, पार करते हुए जाते हो, उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते हो। टाइम लगता है उसमें, आपका टाइम खर्च होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली जो ऑब्स्ट्रक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में, इसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जाहिर सी बात है वर्क करेंगे आप। तो वो वर्क जो होता है क्या होता है, वो फिर बाद में जो वर्क करते हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जो है फिर कंडक्टर में हमें मिल जाती है वो हीट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में कोलाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में बाहर आती है। तो ये चीज़ है हमारे जो है रीज़न में आ जाती है, डिसिपेशन ऑफ हीट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर मैंने इसका रीज़न जो है लिख रखा है, आप लोग इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एज अ कंडक्टर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर से हायर पोटेंशियल जाएंगे, रास्ते में उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। उसको ओवरकम करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो कि जो है कि हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हीट में कन्वर्ट जब होगा इसकी क्या इक्वेशन रहेगी, इसको हम जो है अभी आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ आ चुका होगा। तो अब जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर जूल्स हीटिंग डिपेंड करती है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम जूल्स हीटिंग तो हमें पता लगी गई कि है क्या। तो हमने ये चीज़ देखी कि जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो है उनके बीच में कॉलिजन होगा, जाहिर सी बात है। तो ये डिपेंड करती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगी, हीटिंग होगी उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। अब आप यहां पर ये चीज़ देखें कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, अब हमने ये चीज़ देखी थी पहले कि जो इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में जिन्हें रेजिस्टेंस मिल रहा था जब इलेक्ट्रॉन को, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वो क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही अमाउंट से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, और ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी, क्योंकि वर्क ही जो है वो आखिर में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो लिहाजा जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो है जूल्स हीटिंग होगी। यहाँ पर ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो ये हमारे जो है दो फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक और फैक्टर है कि जितना ज़्यादा देर तक, टाइम का भी एक फैक्टर आता है। टाइम का फैक्टर ये है कि जितना ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, उतने ही ज़्यादा जो है उसके अंदर हीटिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा देर तक जो है उसके अंदर हीटिंग होगी और उतने ही अमाउंट से उसके अंदर हीटिंग होगी। तो ये जो है कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जूल्स हीटिंग आपकी डिपेंड करती है। तो वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा कोलिजन्स और उतनी ही ज़्यादा अमाउंट से जूल्स हीटिंग। इसी तरीके से रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही अमाउंट से उतना ज़्यादा वर्क, जो कि हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा
आगे चल के। तो ये जो है जूल्स हीटिंग रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और टाइम, जितना ज़्यादा करंट जितने अमाउंट से जो है पास होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपकी जूल्स हीटिंग होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों से डिस्कस करे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देख लेते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन है। हीटिंग अफेक्ट अलग चीज़ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जिसे हम कहते हैं, वो जूल्स हीटिंग अलग थी। यहाँ पर मैंने लिखा था जूल्स हीटिंग, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी ये अलग होगी, लेकिन बेस्ड उसी पर ही करती है, वही फिनोमेना के ऊपर बेस्ड करती है। अब ये है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट पास होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर करंट जो है वो जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी उसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है। तो वो हीट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, अभी हमने डिस्कस करा कि कितने अमाउंट से करंट पास हो रहा है, कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है और कितनी देर तक करंट पास हो रहा है। तो उसको इस इक्वेशन से जो है हम देंगे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारी जो है ये इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन जो है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की इक्वेशन कहलाती है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट को मैंने H से दिखाया है, यहाँ पर मैंने पहले ही सब सारी जो भी मैं सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ ब्रैकेट में मैंने कर दिया है। तो जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है कितना करंट फ्लो कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर, और कितने देर तक, कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक करंट जो है वो पास हो रहा है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये रही हमारी जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पर हम जो है तीन चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं एक थोड़ा वर्ड बढ़ाता चलूँ, यहाँ पर मैं शायद ये थोड़ा लिखना भूल गया था, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वर्ड बढ़ाता चलूँ, फॉर अ टाइम टी यहाँ पे और कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया। तो यहाँ तक ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से डिस्कस होगा, किस तरीके से जो है डिराइव होगा डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आइए इसे देखते हैं, और इसमें हम बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको भी जो है हम डिस्कस करेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे जो वर्क का जो हमारा डेरिवेशन आएगा, तो वर्क जो है वो किस तरीके से हीट के ऊपर डिपेंड करती है, और जो है किस तरीके से करंट के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कंडक्टर ले लेता हूँ और उस कंडक्टर को यहाँ पर मैं एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान लो कि V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जिसको जो है हमने यहां पर अप्लाई करा है। यहां पर उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है I, जो कि जो है क्या होगा, जो करंट जो है जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। सो लेट I इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। यहां पर मैं सारे पैरामीटर्स जो है ले रहा हूं, उनके सिंबल्स। नेक्स्ट हमारा जो है रहेगा टाइम। तो यहां पर टाइम को मैं जो है T से डिनोट करूंगा, और इसको मैं लूंगा टाइम फॉर विच द कंडक्टर फ्लोज थ्रू, फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज
थ्रू कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्यू। क्यू जो है बेसिकली हमारा चार्ज होगा जो कि कंडक्टर में फ्लो कर रहा होगा इन टाइम टी ड्यूरेशन में। सो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये हमारे जो है कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने यहाँ पर जो है सिंबलाइज किए हैं। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब हम जो है इसको थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है हम इसे ड्राइव करेंगे। तो देखो हमें एक चीज़ पता है, जाहिर सी बात है, ये हमारे पास जो है जैसे कंडक्टर है। अब इसको जब हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। यहाँ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे होंगे जिनके ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज में और टाइम में क्या रिलेशन है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लूँगा। अब हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बेसिकली जो है वर्क डन होता है किसी एक चार्ज को पूरे सर्किट में जो सर्कुलेट किया जाता है वो थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब एक वर्क डन होता है जिसकी वजह से जो चार्ज होता है पूरे कंडक्टर में सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो उसको जो है हमने किस तरीके से जो है इसका फॉर्मूला जो है हमने पढ़ा था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W कुछ नहीं है बेसिकली, W जो है वो वर्क डन है, ठीक है। सो वेयर W इज द वर्क डन, ठीक है। W जो है वो वर्क डन है। अब हम आगे एक काम ये करते हैं, अब देखो यहाँ पर V हमारे पास W अपॉन क्यू है, तो Q की जगह मैं क्या कर दूं, यहाँ पर Q की जगह अगर मैं ये यहाँ पर V अपॉन W कर देता हूँ, ठीक है। या मैं एक काम ये करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इजी रहेगा यहाँ से। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो है इक्वेशन सेकंड में क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन आई टी। ये हमारे पास जो है एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन आई टी। नेक्स्ट जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल्स टू वी आई टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब ये जो वर्क डन है, ठीक है, ये वर्क डन जो है हमारा हीट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन नंबर 3 को कंटिन्यू करते हुए आगे इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या आ रही थी, W इक्वल्स टू वी आई टी। अब हम एक काम ये करते हैं, इस W इक्वल्स टू वी आई टी में जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला था बेसिकली, क्या इक्वेशन थी उसको देख लेते हैं। ओम्स लॉ इन इक्वेशन 3, यानी कि किस तरीके से लगाएंगे, ओम्स लॉ की इक्वेशन लगाते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, तो इस V की जगह जो है आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे आई आर। तो हमारे पास W, V की जगह मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा आई आर, तो ये हमारे पास आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा। देखो यहां पर जो है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ जूल्स लॉ की वो भी आ गई,
इक्वेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारे पास जो है आई स्क्वायर आर टी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ गई। ठीक है, अब हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर थोड़े और चेंजेस करके इनके बीच में जितने भी हमने जो फॉर्मूले बन रहे थे हमारे, वो हमने जो है यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, अब नए नए फार्मूलाज हम बना रहे हैं थोड़ी इक्वेशन को चेंज कर करके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें पता है ओम्स लॉ यहाँ पर भी लगा देते हैं। अगर मैं ओम्स लॉ को इस तरीके से लगाऊं, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, अगर मैं I इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्वेशन 4 में लगाऊं, तो मेरे पास देखो क्या आता है, देखिए क्या आता है। फिर अगर मैं इसमें लगाता हूं तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू आई की जगह V अपॉन आर लगा दो, तो ये V अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू आर टी। तो एक R से एक R कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हमारे पास जो है ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले जो है तैयार हो गए वर्क डन के। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो वर्क डन होता है उसके रिलेशन में जितने भी फॉर्मूले थे हमने तैयार कर लिए। वो फॉर्मूले कौन कौन से आए एक बार दोबारा देख लेते हैं उसको। फॉर्मूले थे, सबसे पहला फॉर्मूला आया था W इक्वल्स टू वी आई टी, एक फॉर्मूला ये आया था। फिर उसके बाद जो है एक फॉर्मूला आया था आपका W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और एक आया था W इक्वल्स टू हमने ड्राइव करा था V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारे पास जो है चंद फॉर्मूले आए थे। अब ये जो वर्क डन है ये क्या हो जाता है, यहां पर मैंने बताया था आपको जब मैं रीजन पढ़ा रहा था कि ये हीट में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये वर्क डन जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये क्या होगा, ये वर्क डन जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द वर्क डन is converted into heat energy। तो हमारा जो है जो नए फॉर्मूलाज हो जाएंगे वो क्या होंगे, तो जो नए फॉर्मूलाज होंगे हमारे वो कुछ इस तरीके से होंगे, इनटू हीट एनर्जी कैपिटल H से मैं इसको सिंबलाइज करूंगा। तो हमारे जो फॉर्मूले होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, W इक्वल्स टू H इक्वल्स टू वी आई टी। ये जो है फिर एक और फॉर्मूला हमने यहां पर ड्राइव करा था I स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये हमारे जो है ये फॉर्मूलाज हो गए, ये हमने जो है डेरिवेशन कर लिया वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारे पास तैयार हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से है, H इक्वल्स टू वी आई टी, क्योंकि ये वर्क डन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसलिए आपको अपनी बुक में W की जगह H लिखा हुआ मिलेगा, H इक्वल्स टू वी आई टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मेरे जो है आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर रिक्वेस्ट ज़रूर भेजें, मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको भेज दूंगा जिससे आप मुझसे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जिनको कंप्लीट नोट्स चाहिए फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, तो वो लोग जो है मुझे 250 रुपीज़ पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लीट नोट्स हैं और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम के अंदर। आप लोग उसे बाय कर सकते हैं इन जस्ट 250 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं है। फॉर फिजिक्स 250 रुपीज़, फॉर केमिस्ट्री 250 रुपीज़। तो दोनों नोट्स आप आराम से बाय कर सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी, और इसको आप जो है प्रैक्टिस करें, इसके न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स भी हम कराएंगे, और चैप्टर को जो है रिवाइज करें। तो हम जो है फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।
और प्लीज़ आप लोग हमारी मेहनत को कामयाब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। रिवाइज करना ना भूलिएगा चैप्टर को। थैंक्स अ लॉट।